बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा एक कन्वेंशन है, तो ये हमारा हो गया। अभी दूसरा हमारा है कि रमसार कन्वेंशन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको वेटलैंड कन्वेंशन या वेटलैंड या वेटफॉल, ये किसी भी नाम से आ सकता है। वेटलैंड है तो काफ़ी मरतबा मतलब इसका जो इस वेटलैंड की टर्म में भी यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं, या रमसार कन्वेंशन, ये दोनों एक बात है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये रमसार, ये ईरान का इलाका है या सिटी है जहाँ पे ये साइंड हुआ था फरवरी 2 1971 में, और इसकी जो इन्फोर्स हुआ था ये दिसंबर 1975 में ये इन्फोर्स हुआ था। 1969 इसकी पार्टीज थी जिन्होंने इन पे साइन किया था। अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं कि वाटरफॉल और वेटलैंड का मतलब क्या है ना। तो वाटरफॉल मतलब जो बर्ड या कोई भी स्पेशी जो वाटर के सराउंडिंग में रहे, जो वाटर के सराउंड, जैसे डक्स रहती हैं ना वाटर के इर्द गिर्द, तो ये उसको कहते हैं। वेटलैंड मतलब वो एरिया जहाँ जिनको मतलब वाटर जो है उस सॉइल को या उस एरिया को कवर करे ना, तो उसको हम वेटलैंड बोलते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके ऑब्जेक्टिव कौन से थे, हम ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे या 3 पिलर्स थे। कौन सा, वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड, जो वेटलैंड है उनको हमने फेयर यूज़ करना है, सही से यूज़ करना है। देन लिस्टिंग ऑफ वेटलैंड्स, तो जो कंट्रीज़ में एरियाज़ हैं सराउंडिंग द वाटर या वेटलैंड, हमारे जो एरियाज़ हैं उनको लिस्ट करना है कि ये है, अच्छा जब बताना है कि ये है। देन कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल, फिर हमने क्या करना है, कोऑपरेट करना है इंटरनेशनल लेवल पे कि इस वेटलैंड को हमने किस तरह प्रिजर्व करना है, किस तरह इसके जो डिक्लाइन है उसको हमें मेंटेन करना है, या इसकी जो क्वालिटी है वेटलैंड की, या जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको किस तरह मेंटेन करना है ना। तो ये उसके कुछ पिलर्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं रमसार कन्वेंशन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको क्वेश्चन को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ये देखें कि ये अच्छा ये था क्यों ना, ये कन्वेंशन आई क्यों। देन इसके जब देखते हैं कि इसके की फीचर्स कौन से थे कन्वेंशन के, आखिर ये जाहिर सी बात है सिलेबस में है तो मतलब इम्पोर्टेंट है तो उसके फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला जो फीचर है रमसार लिस्ट होती है। तो रमसार लिस्ट किसको बोलते हैं कि वेटलैंड की लिस्ट बनाओ, कि कौन सी लिस्ट बनाए, वो ले वेटलैंड की लिस्ट बनाओ जो वेटलैंड या जो एरिया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस रखता है तो उसकी बताना है। कंट्री जो है वो कम से कम एक जो है वो साइट रिकॉग्नाइज करेगी, कम से कम एक, और वो बताएगी कि अच्छा ये मेरा रमसार ये जो वेटलैंड है, ये एरिया है मेरा वेटलैंड का, तो ये मुझे बताना है, कम से कम एक होनी चाहिए हर कंट्री की। तो ये रमसार लिस्ट होगी। देन मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, पहले हमने लिस्ट कर दिया कि ये हैं, देन फिर हमने उनको मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट की जाती है वेटलैंड की। मैनेजमेंट क्यों की जाती है, इन्वेस्टमेंट टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वेटलैंड पॉलिसीज़, ताकि हम उसको पॉलिसी बनाएं, पता चले कि अच्छा पहले कौन सा वेटलैंड है ना, उस वेटलैंड पे स्पीशीज़ कौन से होते हैं, उस पर जो बर्ड्स हैं वो कौन से होते हैं, उन बर्ड्स की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, मतलब वो वाटर को पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है उधर वेटलैंड है वाटर पसंद करते होंगे, लेकिन वहाँ पे वाटर के साथ अगर रेत वाला एरिया है तो कुछ और स्पीशीज़ होंगी, कोई दूसरी मिट्टी का है तो वो किसी और की उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, फॉरेस्ट उसके साथ है तो उसकी फिर करेक्टरिस्टिक्स और होंगी। तो पहले ये देखना है कि कौन से स्पीशीज़ हैं, ताकि हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू देम जो है वो हम पॉलिसी बनाएंगे। देन है ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, फिर हमने ट्रेनिंग देनी है ताकि हर स्पेशी, हर वेटलैंड और हर इकोसिस्टम का अलग अलग एक कैरेक्टरिस्टिक तो स्ट्रक्चर होता है, ताकि फिर हम रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि अच्छा इसमें किस तरह या किस तरीके से इस वेटलैंड को हम बेहतर बना सकते हैं या इसका एरोजन हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देन हमने नेशनल कमिटीज़ बनानी है। नेशनल कमिटीज़ क्यों बनानी है, ताकि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे से कर सकें। तो ये हमारे कुछ की फीचर्स भी आ जाते हैं। हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे, क्यों रमसार कन्वेंशन आई। चलो रमसार कन्वेंशन आ गई तो रमसार कन्वेंशन के फीचर्स कौन से थे वो भी हमने देख लिए।
अभी हम देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान और रमसार कन्वेंशन या पाकिस्तान ने क्या क्या किया हुआ है इस कन्वेंशन में। पाकिस्तान ने 19 साइट्स जो हैं वो डेजिग्नेट की हैं कि ये हमारी वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है। और पाकिस्तान ने वेटलैंड प्रोग्राम भी दिया हुआ था, जिसने उसमें जिसको जो है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी का भी बहुत उसमें चर्चा होता है कि हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें ताकि उस प्रोग्राम को हम सक्सेस दे सकते हैं। वेटलैंड एक्शन प्लान 2000 में दिया पाकिस्तान ने, एंड नेशनल वेटलैंड पॉलिसी जो है 2009 में पाकिस्तान ने दी। तो मतलब ये इससे साबित होता है कि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है या दे रहा है रमसार कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने की या उसको फॉलो करने की। अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी वेटलैंड साइट्स हैं जो फेमस हैं, जो हम एग्जांपल के कोड पे देख सकते हैं। ड्रिक लेक हो गया, हलेजी लेक हो गया, इंडस डेल्टा हमारा हो गया, किंजर लेक हो गया। तो ये सारी जो एरियाज़ हैं ये वेटलैंड्स हैं और ये एग्जांपल के लिए बहुत अच्छी हैं अगर हम लेना चाहें तो। देन मेजर वेटलैंड कौन से हैं? नॉर्थ क्लस्टर अल्पाइन, ये जो हमारा सिस्टम है। देन साल्ट रेंज, सेंट्रल इंडस, देन मकरान कोस्टल, ये भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। अच्छा, अगर इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहें तो कम्युनिटी पे उन्होंने बहुत फोकस किया, अच्छा दिया, नेशनल स्ट्रेटजी भी दी, लेकिन अच्छा इसका क्रिटिकल एनालिसिस को जिस तरह से करना चाहिए, जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव चीज़ें बतानी है। पॉजिटिव चीज़ें कौन सी बतानी है? लेट्स सपोज अगर हम रमसार कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें कौन सी हैं कि भाई बहुत अच्छा है ये पॉलिसी और इसने वेटलैंड और उनको इम्पोर्टेंस दिया। इनमें उन्होंने ये बताया कि पहले अब कम से कम एक कंट्री को, कम से कम हर कंट्री को एक अपनी वेटलैंड साइट बतानी है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था इकोसिस्टम को बैलेंस करने का। लेकिन के बाद मतलब हाउएवर या बट, ठीक है, देन हम उस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस यही है, पॉजिटिव बताओ नेगेटिव बताओ। तो क्रिटिसाइज़ कौन सा करेंगे कि भाई पॉलिसी तो दी लेकिन इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। देन नेशनल स्ट्रेटजी भी नहीं दी गई, अगर दी गई तो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं की गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हर कंट्री के पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि उसको प्रिजर्व करे ना वेटलैंड को, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं की गई। नेशनल स्ट्रेटजी भी अगर दी गई तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत मिनिमम है ना। तो अगर हमें वेटलैंड कन्वेंशन को रियल या प्रैक्टिकल या ऑन ग्राउंड में सही से इम्प्लीमेंट करना है तो ये कम से कम 3 चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रमसार कन्वेंशन। ये क्वेश्चन आता भी है तो इसमें 2 चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं तो वो भी कर लें, लेकिन ये आई थिंक मोर देन इनफ है। ये टॉपिक इससे आपका हो जाएगा। देन दूसरी जो कन्वेंशन है वो है यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। वेटलैंड भी हो गया, अभी हम करेंगे कि डिज़र्ट्स, जो हमारी अच्छी खासी लैंड्स हैं वो डिज़र्ट्स में चेंज हो रही हैं, उनको किस तरह टैकल करें, उनको किस तरह जो है वो हैंडल करें, इस इशू को किस तरह हैंडल करें ना। तो ये जो है 1994 में साइन हुआ और 1996 में इन्फोर्स हुआ। अभी हम देखते हैं कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा सेम चल रहा है ना, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो हमने फ्रेमवर्क्स पढ़े थे तो उसमें भी ये था कि इंट्रोडक्शन, फिर बैकग्राउंड दो, बैकग्राउंड के बाद हम फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, फिर हम फीचर्स बताएंगे, फिर अगर पाकिस्तान का उसमें जिक्र है तो वो करेंगे, क्रिटिकल एनालाइज करेंगे, देन कंक्लूड करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा सेम है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाओ टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। पहले तो हमने भाई अप्रोच बनानी है। देन टू मिटिगेट द एफर्ट ऑफ ड्रॉट्स, जाहिर सी बात है डिजर्टिफिकेशन पे काम करेंगे क्योंकि नाम इसका डिजर्टिफिकेशन है, और डिजर्टिफिकेशन ये मतलब नहीं होता कि पूरा रेगिस्तान हो जाए। जब ड्रॉट्स आते हैं तो वो लैंड जो है वो भी पानी से महरूम, या जब पानी की किल्लत हो जाती है तो वो लैंड भी ख़राब हो जाती है और समहाउ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़र्ट के साथ मैच हो जाती हैं। तो उस जो ड्रॉट होता है या उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी मिटिगेट करना है। इसके अलावा
टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ पीपल लिविंग देयर, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उस एरिया में, जो डिज़र्टेड एरिया हैं, या जहाँ पे ड्रॉट आता रहता है अक्सर, उन नियर बाय एरियाज़ के लोगों को भी सपोर्ट करना है, उनको गाइड करना है और उनको टेक्नोलॉजी और फिनंशियल हेल्प देना है ताकि वो अपनी लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव कर सकें। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इस कन्वेंशन का। अभी हम देखते हैं कि इसके फीचर्स कौन से थे ना। सबसे पहले कौन सा है कि भाई लिस्ट करो, लिस्ट क्या करो, कहाँ कहाँ पे हमारे पास डिज़र्ट्स हैं, किस कंट्री में डिज़र्ट्स हैं, और कहाँ कहाँ पे जो हैं वो प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर की किल्लत उस लैंड को, उस एरिया को डिज़र्ट्स की तरफ चेंज कर रही है, शिफ्ट कर रही है। तो उसमें 5 रीजन्स जो थे वो बहुत हाईलाइट किए गए थे कि कौन कौन से हैं मेजर। अफ्रीका था, एशिया था, लैटिन अमेरिका था एंड कैरिबियन एरियाज़ के जो थे वो एरियाज़ कुछ बताए गए थे कि ये बहुत प्रोन है डेजर्टिफिकेशन के। उसमें फिर ये किया गया था कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए फिनंशियली एंड टेक्नोलॉजिकली किन को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो टैकल कर सकें डिज़र्टिफिकेशन या कम्बैट कर सकें डिज़र्टिफिकेशन को। सेकंड फीचर कौन सा था, फोकसिंग रूट काजेज ऑफ डिज़र्टिफिकेशन। तो रूट काजेज पे फोकस करना है, हमने लॉ बनाने हैं, हमने नेशनल फ्रेमवर्क्स बनाने हैं जो उन रूट काजेज को टैकल करें। कौन से रूट काजेज हैं? फॉर एग्जांपल एक रूट काजेज है ओवर ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन। तो अगर हमारी कंट्री में वो काज है रूट डेजर्टिफिकेशन का, तो हमें इस तरह के लॉस बनाने हैं, नेशनल फ्रेमवर्क बनाने हैं जो ये ओवर ग्रेजिंग ना करने दे और डिफॉरेस्टेशन ना करने दे। जब ये नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमारे जो डिजर्टिफिकेशन का इशू है वो टैकल हो सकता है। देन हमारा है पॉइंट नंबर 3 फीचर्स का, वो है रीजनल एंड सब रीजनल एक्शन प्लान। रीजनल का अलग एक्शन प्लान होना चाहिए और सब रीजनल का अलग होना चाहिए। देने हम शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देंगे और वो पॉलिसीज़ जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस तरह नहीं कि हमारा कोई फ्रेमवर्क बना हुआ है और वो हमारी पॉलिसी उस फ्रेमवर्क से कंट्राडिक्ट करे। तो पॉलिसी वो होनी चाहिए हमारा ऑलरेडी है उसको भी उसके पैरेलल साथ चले ना, उसके पैरेलल चले। देन फिनंशियल मैकेनिज्म, तो फिनंशियल मैकेनिज्म भी बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल पे था कि किस तरह कंट्री एक दूसरे के को हेल्प करें, फंड करें ताकि इस इशू के साथ टैकल किया जा सके। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, पाकिस्तान ने क्या काम किया है इस कन्वेंशन के थ्रू। तो पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये डेजर्टिफिकेशन, तो इसमें पाकिस्तान ने कौन कौन से किए हैं, 4 नेशनल रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं इस पर। नेशनल एक्शन प्लान टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन दिया हुआ है। और देन हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्रोग्राम भी दिया हुआ है डेजर्टिफिकेशन का। 10 बिलियन ट्री सुनामी जो था वो भी समझो डेजर्टिफिकेशन पे ही था सम हाउ, कि भाई एक रीज़न है हम जो लैंड यूज़ चेंज है उसको हमने चेंज किया। जब हम कंट्री अर्बनाइजेशन कर रहे हैं या हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसमें भी जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड हो रही है और उसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो टुवर्ड्स डेजर्टिफिकेशन जा रहे हैं। तो फिर हमने 10 बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोग्राम दिया था, प्रोजेक्ट था हमारा कि भाई फॉरेस्ट को बढ़ाओ। जब फॉरेस्ट बढ़ेंगे तो उसका जो रूट काज है हमने वो आइडेंटिफाई किया था, उस पर भी हमने काम किया था। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दी हुई है और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये समहाउ पाकिस्तान के कुछ एफर्ट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी इस कन्वेंशन को समहाउ ऑन ग्राउंड या प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहा है और ये दिखा रहा है कि भाई हम इस फ्रेमवर्क पे या इस कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल एनालिसिस मैंने पहले भी जैसे बताया, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ें बतानी हैं। पॉजिटिव चीज़ें किस तरह बतानी हैं कि अच्छा ये जो फ्रेमवर्क था या कन्वेंशन थी ये बहुत अच्छी थी, इसने डिजर्टिफिकेशन जैसे बड़े इशू को हाईलाइट किया और इसमें बहुत सारी चीज़ें
फीचर्स थे कि अच्छा इसमें ये सारी चीज़ थी, ये थी, आइडेंटिफाई करो, ऑपरेशन करो, ये करो, वो करो, मतलब वो पॉलिटिक्स ने बता दी। बट हाउएवर, ठीक है, या हाउएवर या बट, फिर आएंगे हम क्रिटिसाइज पे कि अच्छा इसमें फंडिंग का कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं था, बस बातें थी, किसी ने फंड नहीं दिया, किसी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की, जो रूट काजेस थे फॉर द एग्जांपल पॉवर्टी उस पर इशू नहीं किया, किसी ने हाईलाइट नहीं किया, और ना ही उसको ख़त्म करने की किसी ने डिस्कशन की। तो अब हमें करना ये चाहिए कि हम फंडिंग पे फोकस करें, रूट काजेस एलिमिनेशन करें एंड पॉवर्टी एलिमिनेशन करें, ताकि हम इस कन्वेंशन को सही से और ट्रू मीनिंग्स में जो है वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम इस डिजर्टिफिकेशन जैसे इशू को अच्छे से टिकल कर सकें। तो इस तरह का हमारा क्रिटिकल एनालिसिस होगा, देन हम उसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये यूएन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन कन्वेंशन थी सारी, इसमें भी इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमारी जो भी कन्वेंशन है उनका स्ट्रक्चर संभव हमारा सेम ही है, तो मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए भी कुछ चीज़ें जल्दी से करवा रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सही से देखा था कि हम किस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह उन चीज़ों को लेके चलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर डिज़र्ट की बात हो रही है, डिज़र्टिफिकेशन, तो उसके एम्स कौन से होंगे? सिंपल सी बात है कि भाई डिज़र्टिफिकेशन ना हो, ठीक है, तो मतलब एम्स उसके रिलेटेड ही होंगे, फिर पॉलिसीज़ या फीचर्स भी उसके रिलेटेड ही होंगे। तो ये सिंपल सा, आप जब आपको स्ट्रक्चर याद होता है तो मेरे ख्याल से आपको फिर इशू नहीं होना चाहिए। देन है हमारा न्यू टॉपिक, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज़। तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ कौन सी होती है? माइग्रेटरी स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो टेम्परेचर चेंज की वजह से या वेदर चेंज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, ताकि वो अपनी लाइफ या अपनी जो उनका एक सिस्टम बना हुआ है उनको मेंटेन कर सकें। ये जो थी ये साइन 1979 में हुई थी, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुई थी, इनेक्टेड हुई थी, वो 1983 में हुई थी, और ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं क्या। वो है कि स्पीशीज़ दैट मूव्स फ्रॉम हैबिटेट टू अनदर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर एज दे कांट लिव इन द सेम एनवायरनमेंट ऑल ईयर ड्यू टू सीजनल लिमिटेशंस। तो मैंने ये बता दिया कि वो स्पीशीज़ जो एक जगह से, एक हैबिटेट से, एक एनवायरनमेंट से, एक इकोसिस्टम से या एक कंट्री से, स्टेट से माइग्रेट करें दूसरे एरिया या दूसरे जगह थ्रू आउट द ईयर। वो क्यों मूव करती हैं? क्योंकि एक ही जगह पे डिफरेंट ईयर में सेम ईयर में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि एक ईयर में डिफरेंट सीजन्स आते हैं, और वो लेट सपोज कोई ऐसा स्पेशी है, ऐसा बर्ड है जो सर्दी में सर्वाइव करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में हुआ वो जून जुलाई में या अगस्त में गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं, तो वो गर्मियों की जो उसकी लिमिटेशंस हैं वो उसके बाहर चली जाएंगी, और वो मे बी सस्टेन ना कर सके गर्मी को, वो मर जाएगा। तो इसलिए वो माइग्रेट करता है किसी ऐसी एरिया में पाकिस्तान में ही जो ठंडा होता है, लेट सपोज स्कर्दू साइड वो फिर माइग्रेट करेगा, या अपर एरियाज जो भी हैं हमारे जहाँ पे ठंड पड़ती है तो वहाँ पे माइग्रेट करेगा, ताकि उस जो अपनी जो उसका ठंडे एरिया में रहने का एक बॉडी स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे वो सस्टेन करने के लिए मूव करेगा, माइग्रेट करेगा। इसी तरह फिर अगर वहाँ पे सर्दियों में फिर ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो मे भी वो ज़्यादा ठंड पे ना रह सके, या उसका सिस्टम इस तरह से हो इंटरनल, फिर वो माइग्रेट करेगा ऐसे एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो। तो इस तरह वो माइग्रेट करते रहते हैं ना। अभी देखते हैं कि इसके गोल्स कौन से हैं। सबसे गोल्स तो पहले भाई कि जो ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं इनको हम कंजर्व करें, उनको हम बचाएं। फिर हैं कि उनको जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं मे बी उनका एक कास ये हो कि हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेट्स सपोज कोई ऐसा स्पीशी है जो फॉरेस्ट में रहता है और हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो वो माइग्रेट कर रहा है। तो अभी हमने क्या करना है कि फॉरेस्ट को जो उसका हैबिटेट है उसको हमने रिस्टोर करना है, हमने उसको कंजर्व करना है। जहाँ पे वो रहता है, जो उसका घर है, उसको हमने रिस्टोर करना है ना। तो फॉर जैसे मैंने बताया कि कोई बर्ड है या कोई एनिमल है और वो फॉरेस्ट में रहता है, और अगर हम फॉरेस्ट काट रहे हैं तो मजबूरन उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या करना है, हमने फॉरेस्ट करने लगाने हैं या इस तरह की ट्रीज वगैरह लगाने हैं, ताकि उसको फिर वो हैबिटेट उसका बहाल हो जाए और
उसको माइग्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े ना। देन है मिटिगेशंस द ऑब्स्टेकल्स टू देयर माइग्रेशन, उन चैलेंजेस या उन इश्यूज़ को भी मिटिगेट करना है जो उनको माइग्रेट नहीं करने देते। फॉर एग्जांपल हंटिंग, हमें पता है कि एक जगह से दूसरी जगह इस सीज़न में कोई स्पेसिफिक बर्ड मूव करता है, माइग्रेट करता है, तो फिर दूसरे मुल्क से भी हंटर्स आते हैं उनको हंट करने के लिए। इवन पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स होती हैं उनको हंट करने के लिए ना। तो ऐसे इश्यूज़ हैं, मतलब ये वो इश्यूज़ हैं जो वो माइग्रेट कर रहे हैं परिंदे फॉर एग्जांपल, तो उनको बीच में मारा जा रहा है ना। तो ये उनके लिए ऑब्स्टेकल है माइग्रेट करने का, माइग्रेट नहीं कर पा रहे, वो बीच में मारे जा रहे हैं। तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स को ही हमने मिटिगेट करना है, पॉलिसीज़ बनानी है ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो, या दूसरा कोई भी इस तरह का कोई ऑब्स्टेकल है। तो इसमें फीचर्स कौन से थे? सबसे पहले जो फीचर था वो था रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटेरिएट, हमने रिपोर्ट देनी थी। अच्छा, स्पेशल सबसे पहले हमारा ये है कि स्पेशल इनलिस्ट करना है। उसमें दो चीज़ें थी, एक था हमारा अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 में क्या था कि जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं कि ये चेंज की वजह से या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ख़तरे में हैं और ये बहुत सून जो हैं वो मर जाएंगे या थ्रेटेंड हो जाएंगे। तो इनको हमने आइडेंटिफाई करना है और लिस्ट बनानी है उनकी कि कौन कौन से हैं। फिर सेकंड पे है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कि कौन कौन से हमने प्रिंसिपल्स बनाए। उसमें दो आर्टिकल्स थे। आर्टिकल 1 जो था वो था एक्नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, ठीक है, हमने वो इम्पोर्टेंस उसकी देखनी थी। और आर्टिकल 2 जो था वो इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 जो था उनको इमीडिएट उनको प्रोटेक्शन देनी है। कौन से हैं? वो स्पीशीज़ जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, ये इसमें था। देन था रिपोर्ट टू द सेक्रेटेरिएट, कि हमने क्या क्या किया है, किस तरह किया है, वो इम्प्लीमेंट एफर्ट्स हमने बताने हैं। लीगल सेटअप कौन सा किया है आपने वो बताना है। लीगल सेटअप कौन सा, लेट सपोज पाकिस्तान में हंटिंग करना बैन कर दी या इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाना बैन कर दी, तो ये हमारा लीगल स्टेप था। मॉनिटरिंग ऑफ स्पीशीज़, हमने स्पीशीज़ उनको मॉनिटर करना है कि वो माइग्रेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर उनके बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं उनकी माइग्रेशन के, तो हमने वो ऑब्स्टेकल्स ख़त्म करने हैं, फिर हमने वो रिपोर्ट जमा करवानी है। फिर अभी आता है कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग या इस कन्वेंशन के पैरेलल। पाकिस्तान ने प्रोविंशियल और नेशनल लॉस बनाए हुए हैं, बैन ऑन हंटिंग किया हुआ है ऑफ 1 लिस्ट, अपेंडिक्स 1 लिस्ट जो स्पीशीज़ हैं उनको हंट करना पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। जिस तरह कभी कभी मारखोर की हंटिंग जो है वो होती है, कभी कभी बैन कर देते हैं, तो ये भी मतलब इसी में आता है। पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी हमने बताया है कि हमने काफ़ी चीज़ें इनमें की हुई हैं। देन है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, आखिर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। इस पॉलिसी तो हमने बनाई हुई है, कन्वेंशन तो है, लेकिन उसमें चैलेंजेस कौन से है ना, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एट लोकल लेवल इज़ रिक्वायर्ड। तो एक तो इसमें स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, क्योंकि लेट सपोज एक स्पीशीज़ हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कोई भी एक परिंदा है जो सर्दियों में पाकिस्तान में रहता है और फॉर एग्जांपल गर्मियों में वो बांग्लादेश में रहता है। पाकिस्तान ने तो पॉलिसी बना दी कि इनको हंट नहीं करना है, लेकिन वो स्पीशीज जो है, वो बर्ड जो है वो पाकिस्तान से माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स बांग्लादेश, लेकिन उसको क्रॉस करना पड़ेगा इंडिया से। अगर वो इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है बैन वाली या इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो वो इंडिया में उनको हंट करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान ने तो पॉलिसी दी, लेकिन बांग्लादेश ने भी पॉलिसी दी, ठीक है। पाकिस्तान ने भी पॉलिसी थी, बांग्लादेश ने भी पॉलिसी दी हुई, लेकिन इंडिया की लेट सपोज पॉलिसी नहीं थी, तो वहाँ पे तो मतलब लीगल हो गया ना, मतलब इलीगल तो काम नहीं हुआ हंट करना फिर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं था। तो क्या हुआ, पाकिस्तान के एफर्ट्स थे, बांग्लादेश के एफर्ट्स थे, लेकिन फिर भी जो स्पीशी थी या स्पीशी था, जो बर्ड था, वो मारा गया। तो इस चीज़ से निपटने के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि अगर कोई स्पीशी है, लेट सपोज बर्ड ए उसका नाम है, ठीक है, तो
ये इंटरनेशनल लेवल पे ही इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये अपेंडिक्स 1 में आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है, लेट्स सपोज 1 में आता है, इसको कहीं पे भी हंट नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, इनको कहीं पे भी हंट नहीं कर सकते। जब हंट नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा, वो स्पेशीज जो होगा, वो बर्ड जो होगा, वो पीसफुली माइग्रेट करेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बहुत नेसेसरी है, जो कि कम यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे ब्लेम गेम है। स्मोक का एग्जांपल है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान में स्मोक है क्योंकि इंडिया में क्रॉप बर्निंग होती है या रेजिड्यू बर्निंग होती है, या जो पंजाब इंडिया का एरिया है वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब में स्मोक होता है। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया वाले हैं वो बोलते हैं कि जो इंडिया में स्मोक हो रहा है, वो जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया में या दिल्ली में स्मोक का इशू है। तो इस तरह वाला ये ब्लेम गेम चलता रहता है पाकिस्तान और इंडिया का या दूसरी स्टेट्स का भी। देन का क्या करना है, ओपन एक्सेस टू रिसोर्सेज ओन्ड बाय नो वन। तो जो कोई भी ऐसा स्टेट या इस तरह का जिनको कोई यूज़ नहीं करा रिसोर्सेज को, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, को यूटिलाइज़ किया जा रहा है ना, तो उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है तो फिर वहाँ पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में दुबई के शेख आते हैं हंट करने या अपनी वो वेकेशन एंजॉय करने, फिर वहाँ पे ऐसे जंगल्स में जाते हैं जिनको कोई ओन नहीं करता, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इस तरह से फिर वहाँ पे वो हंट करते हैं, स्पीशीज़ को मारते हैं। मतलब यही सीन हो गया ना कि रिसोर्सेज हैं तो बस काम चलाओ। तो इस तरह उनको इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ हैं ये वाले ना। तो ये मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। इसमें हमने सारा डिस्कस कर लिया है कि इसके नेगेटिव स्पीशीज़ बोलते किसको हैं, इसके एम्स कौन से हैं, देन इसके की फीचर्स कौन से हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान ने क्या क्या इस पर किया हुआ है, ये सारा इसमें आ जाता है। देन है हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खुद ही, तो उसके रिलेटेड टॉपिक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट जो है क्लाइमेट के रिलेटेड 1979 में हुआ था। उसमें कंसर्न को थे, एक तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड इशू हाईलाइट किए गए। इसमें जो है माल्टा कंट्री है उसने प्रपोज किया था एक रेजोल्यूशन 1988 में कि प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। उसमें रेजोल्यूशन दी थी कि भाई हमने प्रोटेक्ट करना है क्लाइमेट को प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। देन जो है वो फर्स्ट रिपोर्ट दी थी 1993 में उस IPCC ने, और 3 से लेकर 3 जून तक वो मीटिंग थी और 1992 में नेगोशिएशंस हुई, साइन हुई, 92 में वो साइन हुई और इनेक्टेड कभी हुई 94 में वो इनेक्ट हुई थी। वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ये कहाँ पे हुई थी, या अभी ये जो कन्वेंशन है उसका हेडक्वार्टर बर्न जर्मनी में है। ये इसका बैकग्राउंड हो गया सारा। देन हम देखते हैं इसके गोल्स कौन से थे। सबसे पहले तो हमने ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना है, जो इमिशंस बढ़ती जा रही हैं उन इमिशंस को रोकना है, ठीक है, स्टेबलाइज करना है। देन है कि जो टारगेट्स हम सेट करेंगे क्लाइमेट चेंज के, वो हमने विद इन टाइम में अचीव करने हैं। देन है कि फूड सिक्योरिटी को हमने अचीव करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को विथ सस्टेनेबल मैनर से अचीव करना है, ठीक है। ये इसके गोल्स थे। इसमें प्रिंसिपल्स कुछ दिए हुए थे, 2 अनेक्स दिए हुए थे ना। इसमें कौन से कंट्रीज विल कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉल्व द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक था अनेक्स 1 में क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो बाइंडिंग लिमिट्स ऑफ रिड्यूसिंग इमिशंस ऑफ 1911 बाय 2000। अनेक्स 1 में जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका था कि वो अपनी जो इमिशंस हैं वो 1990 लेवल्स तक लेके आएंगे 2000 तक,
जो उनकी लेवल क्या थी गई डिसाइड की गई थी 1990 तक, जो उनकी लेवल्स थी वहाँ तक उनको रिड्यूस करके आना है। ये अनेक्स 1 में था। और अनेक्स 2 में जो था वो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो फिनांस करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, किन को, वो फिनांस करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लाइमेट से जो उनके इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकें ना। तो इसमें कमिटमेंट कौन कौन सी डिसाइड की गई थी ना। सबसे पहले जो कमिटमेंट थी वो थी नेशनल इन्वेंट्री ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहले तो हमने ग्रीन हाउस गैसेस पे काम करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो रीज़न बन रही हैं ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। फिर उनको बैन करना है या उनको मिनिमाइज़ करना है या उन पर कंट्रोल करना है। फिर दूसरा था मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन स्ट्रेटजीज हमने देनी है कि किस तरह हमने क्लाइमेट को मिटिगेट करना है और किस तरह हमने अडाप्ट करना है। तो मिटिगेशन और अडाप्टेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। तो आपको अभी ये भी समझ आ गया होगा कि मिटिगेशन क्या है, अडाप्टेशन क्या है। तो स्ट्रेटजीज हमने वो देनी है। देन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करनी है स्टेट्स के दरमियान, ताकि मिलजुल के कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस क्लाइमेट के इशू को, क्लाइमेट के मेनेस को, क्लाइमेट के थ्रेट को हम जो है वो मिटिगेट या जो है वो टैकल कर सकें। देन था कंजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ रिजर्व्स, हमने जो है वो रिजर्व्स को इन्हेंस करना है, उनको यूटिलाइज सही से करना है, फिर यूटिलाइज करना है और उनको कंजर्व करना है। मतलब अगर कोई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से लॉस हो रहे हैं या वो थ्रेटेंड हैं तो हमें उनको कंजर्व करना है। देन फिनेंशियल मैकेनिज्म हमने बनाना है कि किस तरह हमने एक दूसरे को फंड करना है, किस तरह हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, किस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो फंड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि क्लाइमेट चेंज से हम छुटकारा हासिल कर सकें। देन है कि हमने कम्युनिकेशन बहाल करनी है, मीटिंग्स अटेंड करनी है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो होंगी वो अटेंड करनी है, जो अभी तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती रहती हैं। देन हमारा है अडाप्टेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स, जो हम प्रोटोकॉल्स देंगे फिर हमने वो किस तरह अडॉप्ट करने हैं, तो इन पे भी हमने सही से पॉलिसीज़ देनी है। ये सारा सिस्टम था। ये हमारी सारी कमिटमेंट्स थी इसके रिलेटेड। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना है। क्योटो प्रोटोकॉल मैं आपको दे दूंगा, ये आपने कर लेना है, सिंपल सा है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल और आपने पेरिस एग्रीमेंट करना है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट मेरे ख्याल सिलेबस में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से ज़्यादा पेरिस एग्रीमेंट आता है, तो पेरिस एग्रीमेंट भी आपने समझना है और करना है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको साथ ये नोट्स भी शेयर कर दूँगा और मैं आपको ग्रुप में असाइनमेंट्स भी देता हूँ एक, और आपने वो करनी है असाइनमेंट भी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।